गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, एएसपी जयपुर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जहां से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नॉर्मल सी बात करूं तो एक सिंपल क्वेश्चन यहां से जेनेटिक्स से पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन जेट, आईसीआर और बीएचयू में नहीं पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। पहले अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स के पिता किसे कहते हैं, आधुनिक जेनेटिक्स क्या के पिता किसे कहते हैं, इन सारी जो जनरल वैज्ञानिकों के नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जेनेटिक्स, जहां से एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम माने तो 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं जेनेटिक्स के अंदर से, वो जेट, आईसीआर और बीएचयू में, तीनों में कॉमन टॉपिक है अपना। और आज का जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में अपन जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन पे स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा, एक छाया चित्र दिखाई दे रहा होगा साइड के अंदर। ये छाया चित्र ग्रेगर जोहान मेंडल का है। इस तरीके के दिखते थे वो मेंडल, जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च किया, जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग करके जो नियम दिए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड। तो ये जो छाया चित्र है किसका है, ग्रेगर जोहान मेंडल का। इधर आपको मटर पर उन्होंने प्रयोग किया था, और मटर पर पी पर पाइसम सेटाइम पर इन्होंने प्रयोग किया था। और प्रयोग के दौरान जो प्लांट मैंने लगा रखा है साइड पर, वो मैंने मटर का प्लांट लगाया है। तो इस तरीके से ये दोनों जेनेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो दोनों की छाया चित्र मैंने लगा दी है। अब अपन डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। पहले सामान्य परिचय देखेंगे जेनेटिक्स का, और सामान्य परिचय देखने के बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले अपन जेनेटिक्स के बारे में बात करें तो जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, जेनेटिक्स शब्द के बारे में बात करेंगे। तो जेनेटिक्स शब्द जो दिया था वो किसने दिया था, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आनुवंशिकी शब्द एक जो होता है वो डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। किसने दिया था, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। किसने दिया था, डब्ल्यू वेटसन ने दिया था। और कब दिया था, 1905 में दिया था। ठीक है। इसके बाद में आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक जो फादर हैं, अपन बात करें आधुनिक आनुवंशिकी का मतलब होता है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी कौन है, डब्ल्यू विलियम वैटसन है। कौन है, डब्ल्यू का मतलब होता है विलियम वैटसन। और ये जो जेनेटिक्स शब्द दिया था ये भी किसने दिया था, विलियम वैटसन ने दिया था। और वो कब दिया था, 1905 में दिया था। कब दिया था, 1905 के अंदर दिया था। ठीक है। आनुवंशिकी की परिभाषा के बारे में बात करें तो आनुवंशिकी की डेफिनेशन के बारे में बात करें, परिभाषा कोई नहीं पूछा जाता, ये जरूर पूछा जाता है जेट, आईसीआर, बीएचयू में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुख्य रूप से जेट के अंदर, कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है। और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, डब्ल्यू वैटसन है, विलियम वैटसन है। और जेनेटिक शब्द किसने दिया था, विलियम वैटसन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। वंशागति और विभिन्नताओं को समझने की कोशिश करना कि वंशागति क्या होती है और विभिन्नताएं क्या होती है। सबसे पहले अपन वेरिएशन को देखते हैं। किसको देखते हैं, वेरिएशन को। विभिन्नताएं कैसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक क्लासरूम के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एक क्लासरूम के अंदर 100 स्टूडेंट बैठे हैं। मान लीजिए ये कोई क्लासरूम है और इसमें 100 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है। अब अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग प्रकार के अलग अलग माइंड चलता है। किसी की हाइट लंबी है तो किसी की हाइट छोटी है, एक ही क्लासरूम में। तो वो एक प्रकार से क्या है, वेरिएशन है। उस 100 स्टूडेंटों में क्या है, एक की हाइट मान लीजिए ज्यादा है, एक की हाइट कम है, एक की हाइट मीडियम है उन 100 बच्चों में। तो इस तरीके की अपन देखें तो ये प्रकार से एक प्रकार से 100 स्टूडेंटों में क्या पाया जा रहा है, वेरिएशन पाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, क्या पाया जा रहा है, वेरिएशन। तो इसे ही विभिन्नता कहते हैं। यदि हम किसी प्लांट के समक्ष बात करें तो याद रखना, एक प्लांट जहां पर एक खेत के अंदर 100 प्लांट लगे हुए हैं और 100 प्लांट के अंदर एक प्लांट की हाइट ज्यादा है, एक प्लांट की हाइट मीडियम है और एक बोना यानी कि टैल है, मीडियम है और क्या है, ड्वार्फ है। तीनों कंडीशन में है। तो यानी कि उसकी विभिन्नताएं, यानी वो क्या हो गया, उसमें आपको वेरिएशन दिखना है। क्या दिख रहा है, और विभिन्नताओं के द्वारा ही नई वैरायटी जो डेवलप होती है। आपने देखा है कि जो नई वैरायटी डेवलप की जाती है वो उनकी विभिन्नताओं को देखकर, यानी कि वेरिएशन जिसमें पाया जाएगा उसमें नई नई चीजों का विकास ज्यादा होता है, नई नई चीजें निकल कर निखर कर आती है। तो ये क्या है, इसे क्या कहेंगे, विभिन्नता। और वंशागति क्या होती है, वंशागति का मतलब होता है वंशागति, वंश, एक वंश से दूसरे वंश में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। तो
अपन सिंपल से भाषा में बात करें तो जेनेटिक्स की परिभाषा क्या कहेगी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। वंशागति मैंने बता दी है, वंशागति अच्छे से अपन बात करेंगे, लेकिन मैंने एक यदि परिभाषा में आ गया तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि वंशागति और विभिन्नताएं क्या होती है। तो वंशागति का अध्ययन करेंगे और वेरिएशन का अध्ययन करेंगे किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। अब अगले बात करें तो इसमें अगला है कि आनुवंशिकी पर सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं सदी के अंदर हम बात करें तो एक यानी कि 1856 से 1864 के अंदर मैं बात करूं, 1856 के बारे में बात करूं, देखो यानी कि हम बात करें 1856 से 1864 के मध्य, यानी कि 1864 के मध्य ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किए। यानी कि आनुवंशिकी पर सर्वप्रथम जेनेटिक्स पर प्रयोग करने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल था। इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं जो आपको अच्छे से दिखाई दे। ग्रेगर जॉन मेंडल था और इसने कब किया था? 1856 से 1864 के मध्य। यह आपको छाया चित्र दिख रहा है, ये ग्रेगर जोहान मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल है। इनको यानी कि सबसे पहले 19वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 1856 से 1864 का मतलब हो गया कौन सी शताब्दी हो गई? वो 19वीं शताब्दी हो गई। कौन सी शताब्दी हो गई? 19वीं शताब्दी होगी। और उस शताब्दी के अंदर मेंडल भाई साहब क्या थे? अपने पिताजी के साथ चर्च के अंदर जाते थे। अपने पिताजी के साथ, जो पादरी थे इनके पिताजी, वो उनके साथ वो चर्च में जाते थे और चर्च के बगल के अंदर एक मटर का उद्यान था, तो वो जाते ही वहां पर बैठ जाते थे और उनके मटर के प्लांट्स के बारे में, उनके लंबाई के बारे में, उनके फूल आने का समय के बारे में, इनके बारे में वो सोचते रहते थे। इसलिए आनुवंशिकी पर सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो ग्रेगर जोहान मेंडल थे। इतनी बात समझ आ लगी। इसलिए इसे आनुवंशिकी का यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। याद रखना, आप कभी भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आईसीआर में बार बार पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से प्लांट पर अपने प्रयोग किए थे, यानी कि आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है तो वो किए थे। एक तो उसमें आता है जंगली मटर, एक उद्यानिकी मटर। तो आपको कौन सा? गार्डन पी करके आना आंसर में। कौन सा पी करके आना है? जंगली पी, विल्ड पी नहीं करके आना है, गार्डन पी करके आना है। ऐसा क्वेश्चन आईसीआर के अंदर और जेट के अंदर पूछा जाता है। गत वर्ष भी पूछा गया था, गत वर्ष लगातार 2 साल रेगुलर पूछा गया है कि मेंडल ने जिस प्लांट पर प्रयोग किए थे उस प्लांट का नाम क्या है? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही देता है जंगली मटर, दूसरा देता है उद्यानिकी मटर, तीसरा कोई जौ और चौथा दे दिया कोई दूसरा चना। तो आपको ध्यान रखना, उद्यानिकी गार्डन पी के अंदर पाइसम सेटाइवम जिसका नाम है उस पर मेंडल ने क्या किए थे? प्रयोग किए थे। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस 19वीं शताब्दी में इसलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम प्रयोग इसी ने किए थे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन को क्या देखें? नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वंशागति की परिभाषा देखो। वंशागति मैंने बताया था ना, एक परिभाषा के अंदर मैंने बताया था विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहते हैं। तो अपन वंशागति के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वंशागति के बारे में। देखो वंशागति क्या होती है। वंशागति के बारे में बात करें तो आनुवंशिकी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण। कोई भी आनुवंशिक लक्षण है, मान लीजिए जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि ग्रांडफादर या ग्रांड मदर से उसकी पोती के अंदर, उसके पुत्र के पुत्री के अंदर किसी में भी लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है, यानी कि उसकी बेटी के अंदर स्थानांतरण हो गया, उसकी बेटी से उसका बेटा हुआ, उसमें स्थानांतरण हो गया। यानी कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है यार लाडलो। यानी कि दादी से उसकी दादी की जो बेटी है उसमें बेटा या बेटी उसमें हो गया, उसके बेटा या बेटी उसमें हो गया। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर यदि लक्षणों का स्थानांतरण होता है तो उन्हें वंशागति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंशागति। आपने देखा नहीं क्या? अरे यार इसकी तो आवाज या इसकी शक्ल तो अपनी दादी पे जाती है, इसकी मतलब इसकी जो हरकतें हैं इसकी दादी पे जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? तो वो जो लक्षण होते हैं वो वंशागति के अंतर्गत हो जाते हैं, यानी कि वो आनुवंशिकी लक्षण होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? संचरण कहलाते हैं। और आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है।
और वंशागति शब्द देने वाला, यानी कि वंशागति शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? स्पेंसर। कौन था? यानी कि हम बात करें स्पेंसर था। कौन था? स्पेंसर था, ध्यान रखना। वंशागति शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ये देखो मैं इसको डब्बे में डाल रहा हूं, ये देखो स्पेंसर ने। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये ग्रांड मदर से बेटी बेटा के अंदर लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, बेटी बेटा के अंदर, तो ये वंशागति कहलाती है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। चलो इसका तो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया, वंशागति को तो अच्छे से समझा दिया। अब आती है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या होती है? विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, पहले मैंने एक अच्छे से शब्दों में समझाया था कि एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है और 100 की जो हाइट देखे अपन, सबकी अलग अलग है। कोई 2 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 5 फीट का है, सबकी हाइट अलग अलग है। तो आप इसको इस रूप में देखो कि जब हाइट अलग अलग है तो उनमें वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं। क्या है? विभिन्नताएं हैं। तो यदि परिभाषा के माध्यम से देखें तो एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न सदस्यों में, एक जाति के, यानी कि क्लासरूम में सारे लड़के हैं, इसको समझो, क्लासरूम में सारे लड़के हैं, जाति कौन सी हुई? एक ही जाति हुई। और एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न सदस्यों में, यानी कि कहने का मतलब 2 भिन्न भिन्न सदस्यों में एक ही जनक से उत्पन्न 2 भिन्न भिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर को, यानी कि 2 भिन्न भिन्न सदस्यों में एक ही जनक से उत्पन्न है। मान लीजिए जनक एक ही है, जनक एक ही है, और उस जनक से 2 भिन्न भिन्न, यानी कि कोई 2 भिन्न भिन्न प्लांट्स प्राप्त हुए। ये प्लांट हो गया कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। एक तो संकर प्राप्त हो रहा है और एक स्मॉल यानी कि ड्वार्फ बोना प्राप्त हो रहा है। तो एक ही जनक है, एक ही जनक से 2 भिन्न भिन्न सदस्यों का निर्माण होता है, उसे कहते हैं विभिन्नताएं। और सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो ऐसे समझो क्लासरूम वाला कि एक ही जाति है लड़का और 2 भिन्न अलग अलग सदस्य हैं, उनमें अलग अलग में क्या पाई जा रही है? वेरिएशन पाई जाती है। किसी की हाइट बड़ी, किसी की हाइट छोटी, किसी की है बोनी। तो इसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेरिएशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। वंशागति लक्षणों का स्थानांतरण एक वंश से दूसरे वंश में अंदर। विभिन्नताएं, विभिन्नताओं के अंदर मैं बात करूं, एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न जनक जो होते हैं, एक ही जाति के 2 भिन्न भिन्न जो जनक होते हैं, उनमें पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, अर्थात वेरिएशन कहते हैं। सर ये विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? विभिन्नताओं के बारे में बात करें सर, विभिन्नताएं कितने प्रकार की? टाइप्स ऑफ वेरिएशन। आनुवंशिकी के अंतर्गत देखे जाए तो आनुवंशिकी के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। पहले आनुवंशिकी में किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति का अध्ययन करते हैं। और वंशागति का अध्ययन के साथ साथ वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। तो दोनों चीज के बारे में जिक्र करेंगे लाडलो, यानी कि वंशागति और वेरिएशन दोनों के बारे में अपन जिक्र करेंगे। तो वंशागति के टाइप्स ऑफ वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। और एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो एक चार्ट के माध्यम से मैंने समझा रखा है इसको, एक चार्ट के माध्यम से, और आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये चार्ट। इस चार्ट के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। और आनुवंशिकी में वंशागति का और वंशागति के साथ साथ अपन किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति का और क्या करते हैं? विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वंशागति का करते हैं। और किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्नताओं। तो विभिन्नताएं एक होती है कायिक विभिन्नता, एक होती है जननिक विभिन्नता। अब इस कायिक विभिन्नता जो होती है वो सतत जननिक विभिन्नता हो गई और एक असतत जननिक विभिन्नता हो गई। कायिक विभिन्नता से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाता है? सतत जननिक विभिन्नता कहलाती है। इसका कारण होता है जीन विनिमय। इसका कारण क्या होता है? जीन विनिमय। पहले हम इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, फिर इसके बाद में इसको समझेंगे। पहले बताओ वेजिटेटिव वेरिएशन क्या होती है, कायिक विभिन्नता क्या होती है। सिंपल से बात करूं मैं, एक पहलवान है, क्या उसका बेटा पहलवान होगा? क्या पहलवान का बेटा पहलवान होगा? क्या नहीं। यानी कि उसने अर्जित की है वातावरण में आकर। जब वातावरण में अर्जित की है यानी कि वो पहलवान बनाया, बॉडी सोडी बना रहा है, तो एक प्रकार से वातावरण में आकर उसने अर्जित की है और वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा उन्होंने अर्जित की है। तो ऐसी विभिन्नताओं को कायिक विभिन्नता कहा जाता है। कौन सी विभिन्नता कहा जाता है? कायिक विभिन्नता।
और यदि एक सिंपल सा एग्जांपल देखूं, जैसे कि एक पहलवान है, क्या उसका बेटा जो जन्म लेगा वो पहलवान होगा क्या? पहलवान नहीं होगा, क्योंकि उसने जो लक्षण, जो विभिन्नता उत्पन्न की है वो वातावरण से, अपने प्रयास से, अपने अभ्यास से की है, वेजिटेटिव सेल्स के माध्यम से की है। तो ऐसी विभिन्नताओं को कहा जाता है कायिक विभिन्नता कहा जाता है। ऐसी विभिन्नताओं को क्या कहा जाता है? कायिक विभिन्नता। और ये जो कायिक विभिन्नता होती है, इसके बाद में ऐसी विभिन्नताओं को क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता। और दूसरी जो होती है जननिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता किनमें होती है? कायिक कोशिकाओं में होती है, ध्यान रखना। वेजिटेटिव वेरिएशन किसमें होती है? कायिक विभिन्नताओं में होती है। सिंपल सा एग्जांपल मैंने बता दिया, यदि आपके समझ में आता है। क्या पहलवान का बेटा पहलवान होगा क्या? पहलवान नहीं होगा। वो तो जो पहलवान है उसने उपार्जित यानी कि किया है, वातावरण में आकर उन्होंने वेजिटेटिव सेल्स के अंदर मसल्स बनाई है, मसल्स बनाने की वजह से वो पहलवान हो गया। ऐसी विभिन्नताओं को अपन क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता कहते हैं। अब ये जननिक विभिन्नता दो प्रकार की होती है। जननिक विभिन्नता होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो जीन विनिमय के कारण होती है और एक म्यूटेशन के द्वारा होती है। जननिक विभिन्नता जो होती है रिप्रोडक्टिव जो होती है, रिप्रोडक्टिव वेरिएशन जो होती है लाडलो, रिप्रोडक्टिव वेरिएशन जो होती है या जननिक, जो किसकी वजह से उत्पन्न होती है? जनन कोशिकाओं में, जो जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं होती है ना, उन जनन में भाग लेने वाली कोशिकाओं के वजह से एक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वो दो प्रकार की विभिन्नताएं होती है। एक तो रेगुलर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रेगुलर चल रही है वंशागति, यानी कि कहने का मतलब विभिन्नताएं। एक तो होती है सतत। सतत का मतलब होता है रेगुलर जननिक वेरिएशन, रेगुलर चल रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में रेगुलर चल रही है, यानी कि रुकने का नाम ही नहीं है। और ऐसी विभिन्नताओं को कहा जाता है लाडलो, ऐसी विभिन्नताओं को कहा जाता है सतत जननिक विभिन्नता, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रेगुलर चलती है। एक पीढ़ी में आ गई, दूसरी में आ गया वेरिएशन, तीसरी में आ गया, चौथे में आ गया, पांचवें में आ गया। तो ऐसी विभिन्नताओं को क्या कहा जाता है? सतत जननिक विभिन्नता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत जननिक विभिन्नता कहा जाता है। रीजन क्या है? कारण क्या है? जीन विनिमय। अब सर ये जीन विनिमय क्या होता है? मैंने अभी तो बताया था जीन विनिमय क्या होता है, एक बार वापस इसका जिक्र कर लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर आपने देखा होगा, प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन प्रावस्था में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है। समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उनमें जो क्या होता है? क्रॉसिंग होता है। इस तरीके से क्रॉसिंग होता है और इस तरीके से ये जो गुणसूत्र हैं इस तरीके से क्रॉसिंग करेंगे और क्रॉसिंग करने से ये जो यहाँ पे काइज़मेटा का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? काइज़मेटा का निर्माण हो जाता है। अब आपको पता है जीन विनिमय के कारण गुणसूत्र पर अल्टरनेटिव फॉर्म पर, गुणसूत्र पर, क्रोमोमियर्स पर, किस पर? क्रोमोनेटा के क्रोमोमियर्स पर जीन बिंदुवित जो संरचनाएं होती है उसको जीन बोला जाता है। और जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ये जब गुणसूत्र आपस में लिपटा लिपटी करेंगे, ऐसे लिपटा लिपटी कर रहे हैं, याद रखना लिपटा लिपटी कर रहे हैं, तो एक गुणसूत्र के जीन दूसरे गुणसूत्र के ऊपर चले जाएंगे, इस गुणसूत्र के जीन इस पर चले जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब एक जीन होता है जो विशेष लक्षण को लेकर आता है। एक जीन के माध्यम से ही किसी संतति, किसी व्यक्ति, किसी जीव के अंदर लक्षण प्रकट होते हैं किसी पर्टिकुलर जीन की वजह से। जब जीनों का आदान प्रदान हो गया और जीनों का आदान प्रदान होने की इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है जीन विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन विनिमय। दो गुणसूत्र आपस में क्रॉसिंग करेंगे, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो भाग है, क्रोमेटिड वाला भाग है, उस पर क्रोमोमियर्स होते हैं, उन पे जीनों का क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। और इस सतत जननिक विभिन्नता का रीजन भी क्या होता है? जीन विनिमय। आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट की पेकाइटिन अवस्था हमेशा उसमें जीन विनिमय होगा और हमेशा जीन विनिमय तो होता है, तो कोई ना कोई वेरिएशन जरूर आएगा, अगली वाली संतति में कोई ना कोई वेरिएशन जरूर आएगा। इसलिए ये रेगुलर चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में रेगुलर चलती है। इसलिए इसको कहा जाता है सतत जननिक विभिन्नता। दूसरी जो होती है जननिक विभिन्नता, जो दूसरा प्रकार है वो इनरेगुलर जननिक विभिन्नता, इनरेगुलर रिप्रोडक्टिव वेरिएशन। असतत जननिक विभिन्नताओं के बारे में बात करें और असतत जननिक विभिन्नता का रीजन क्या है? असतत जननिक विभिन्नताओं का रीजन क्या है? असतत जननिक विभिन्नताओं का रीजन है उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। अब सर उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन के बारे में बात करें, अचानक अनचाहा परिवर्तन। मान लीजिए डियर स्टूडेंट,
अचानक अनचाहा परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। ये बार बार नहीं होगा उत्परिवर्तन, कभी भी हो जाए अचानक कोई परिवर्तन हो रहा है अचानक। जब अचानक कभी भी किसी भी संतति में कोई परिवर्तन होता है, अचानक सडनली अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी घटना को म्यूटेशन कहते हैं। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अब आपने आइडिया लगा लिया होगा लाडलो, जब अचानक अनचाह कभी भी संतति में या एक पीढ़ी से कभी दूसरी पीढ़ी में हो रहा है, तो एक पीढ़ी में नहीं हो रहा है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन अचानक हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे असतत जननी की विभिन्नता। उत्परिवर्तन की वजह से भी वेरिएशन का निर्माण होता है, ध्यान रखना। और जीन विनिमय की वजह से भी वेरिएशन का डेवलपमेंट होता है, निर्माण होता है, ध्यान रखना। तो दोनों चीज, एक उत्परिवर्तन क्या होती है? अचानक घटना होती है, कभी भी हो जाए। अचानक अनचाही घटना होती है तो कभी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? कभी भी हो जाती है। तो जब अचानक अनचाहा की घटना हो रही है लाडलो, तो कहने का मतलब ये हो गया, इसका रीजन क्या है? म्यूटेशन इसका क्या है? रीजन है। ठीक है, इसके बाद में उत्परिवर्तन समझ में आ गया। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक अनचाहा होता है। तो दोनों मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया है। एक कायिक विभिन्नता अच्छे से समझा दिया, आपको जननिक विभिन्नता अच्छे से समझा दिया, और मैंने इस चार्ट के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है। सर कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं कि जो कायिक विभिन्नता होती है वो कौन सी सेल्स में होती है? कायिक सेल्स में होती है। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया? फैलवान है और उसका बेटा फैलवान होगा, ये जरूरी नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? कायिक विभिन्नताओं का। उपार्जित की जाती है कायिक विभिन्नता, तैयार की जाती है वातावरण में आकर समष्टि के द्वारा, उन्हें वेजिटेटिव वेरिएशन कहा जाता है। एक आती है जननिक विविधता, जो दो प्रकार की होती है। एक तो रेगुलर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में रेगुलर चलने वाली, जिसको सतत जननिक विभिन्नता। उसका मूल कारण क्या बताया? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय। तो पूछा जाता है कि सतत जो जननिक विभिन्नता है उसका मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन, जीन विनिमय, या कोई और दो तीन ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको लिखना है सतत विभिन्नता जीन विनिमय के कारण, और असतत जननिक विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण। इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। वंशागति बता दी मैंने, विभिन्नताएं मैंने अच्छे से बता दी, प्रकार मैंने अच्छे से बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब इसको मैंने इसलिए लिखा है लाइन पे क्योंकि डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके एक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट करने वाले जो व्यक्ति थे, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का क्या नाम है? उस वैज्ञानिक का नाम है टी.एच. मॉर्गन। आपको याद रखना, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यानी कि ये कौन है? मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं, वो है टी.एच. मॉर्गन। कौन है? टी.एच. मॉर्गन। मॉर्गन ने किस पर किया था? ड्रोसोफिला पर किया था, और ड्रोसोफिला पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, संपन्न किए, तथा विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी कि जो ड्रोसोफिला पर प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों का नाम क्या है? टी.एच. मॉर्गन नाम है। क्या नाम है? टी.एच. मॉर्गन। उन्होंने ड्रोसोफिला पर, डियर स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, इसलिए उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। जीन सिद्धांत आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जीन थ्योरी किसने दी थी? जीन थ्योरी भी पूछी जाती है। कुछ अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है अपना। क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। जीन सिद्धांत कैसे कहते हैं? इसके अनुसार जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं और इसकी व्यवस्था रेखीय होती है। यानी कि जीन सिद्धांत ये कहता है, डियर स्टूडेंट, कि जीन सिद्धांत के अनुसार जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन थ्योरी ये कहती है कि इस तरीके से कोई गुणसूत्र है, मान लीजिए ये कोई गुणसूत्र है, और इस गुणसूत्र पर ये वाला भाग क्या है? सेंट्रोमियर वाला भाग है, इधर वाला टीलोमियर वाला भाग है। प्राथमिक संकीर्ण को कहते हैं काइनेटोकोर, और लास्ट में जिसे भाग होता है सेट गुणसूत्र जिनमें होता है, उनमें सैटेलाइट वाली बॉडी पाई जाती है। तो जिन पर गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन अल्टरनेटिव फॉर्म पे एकांतर क्रम में पाए जाते हैं लाडलो, एकांतर क्रम में। तो ये जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? वो थ्योरी है जीन थ्योरी। और जीन थ्योरी ये व्याख्या करती है कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं एकांतर रेखीय क्रम में। किस क्रम में? रेखीय क्रम में। और ये थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी कहलाती है? जीन थ्योरी कहलाती है। अब एक और आता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, गेरार्ड।
यानी कि हम बात करें ए गेरार्ड को कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। ये क्वेश्चन आईसीआर में पूछा जाता है, लाडलो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, आईसीआर में पूछा जाता है। आईसीआर में कैसे पूछा जाता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में पूछे, ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में। देखो 3 जेनेटिक्स, आधुनिक जेनेटिक्स विलियम वैटसन, और फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स तो वो क्या कहलाएगा, ए गेरार्ड। ए गेरार्ड ने फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। याद रखना, इसको डबल स्टार मैंने लगा दिया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे सिद्धांत मैंने इसमें क्या बता दिए हैं। एक तो मैंने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में पूछे, तो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन होगा, टीएच मॉर्गन, और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन होगा, ए गेरार्ड। ए गेरार्ड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहा जाता है। इसलिए मैं इस स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं डियर स्टूडेंट। जो हमारे नोट्स हैं, एएसपी कोचिंग के जो नोट्स है, वो नोट्स हमने तैयार किए हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसके अनुसार तैयार किए गए हैं, और उनकी वजह से आपको पढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। मैं हर चीज को एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूं, आपके पास नोट्स रहेंगे, और मैंने इस नोट्स को स्लाइड के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करवा दिया। इसका मतलब आपकी जो पढ़ाई होगी, जो आपने पढ़ा है, वो उसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए अच्छा आने वाला है, क्योंकि आपके पास वही नोट्स है जो हमने स्लाइड बनाई, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो भी आपकी डाउट्सफुल थी, लाइनें थी, जो डाउट थे, वो आपके क्लियर होते जा रहे हैं। तो इसे कहते हैं इफेक्टिव स्टडी। इसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्टडी। के जो नोट्स आपको दिए गए हैं, उस नोट्स के अनुसार यदि टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, उनको समझा रहा है, तो इसका मतलब आपके जितने भी डाउट है वो सारे डाउट आपके क्लियर होते जाते हैं। और एग्जाम में नाम मात्र की मिस्टेक होती है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, उनमें गलती नाम मात्र की होती है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, अपने नोट्स का और अपने वीडियो के लेक्चर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो गलत होने के चांस नाम मात्र के होते हैं। लाडलो, गलती कहां होती है, किसी दूसरे नोट्स पढ़ रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा रहे हैं, टीचर पता नहीं अपने अनुसार जो नोट्स पढ़ा रहा है उसमें क्या क्या लिख रहे हैं, तो उसमें डाउटफुल होने का ज्यादा क्या होते हैं, चांस होते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मैंने क्या बता दिया, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बता दिया, ह्यूमन जेनेटिक्स बता दिया, जीन थ्योरी बता दी, और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत और प्रयोग दिए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन क्या करेंगे कि मेंडलवाद के इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में, कि ये मेंडल कौन था, ये कहां से आया था, ये कौन, इसका गांव कौन सा था। क्योंकि आपको पता है अपन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में सारी जिक्र ग्रेगर जोहान मेंडल की होगी, क्योंकि उनको जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो उसकी जीवनी का परिचय पढ़ना अपन को जरूरी है, उसकी बायोग्राफी पढ़ना हमारे को जरूरी है। तो उनके परिचय के बारे में, मेंडलवाद के परिचय के बारे में बात करना जरूरी है। सबसे पहले उसके जन्म के बारे में बात करेंगे। तो जो जन्म हुआ था मेंडल का 22 जुलाई 1822 के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, कब हुआ था मेंडल का जन्म, कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 के अंदर हुआ था। ध्यान रखना, मेंडल का जो जन्म हुआ था वो क्या हुआ था, 22 जुलाई 1822 के अंदर हुआ था। याद रखना लाडलो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 में। जन्म स्थल के बारे में बात करें तो जन्म स्थल कौन सा है, ऑस्ट्रिया देश के हेजनड्रोप प्रांत के सिलिसिया गांव में। ऑस्ट्रिया गांव है, ऑस्ट्रिया देश है, और देश के हेजनड्रोप प्रांत, कौन सी प्रांत, हेजनड्रोप प्रांत है, उसके सिलिसिया गांव में। किस गांव में हुआ था, सिलिसिया गांव में हुआ था। और वहां जो गांव में हुआ था, यानी कि कहने का मतलब जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था, और जो जन्म स्थल थे वो ऑस्ट्रिया देश के हेजनड्रोप प्रांत के सिलिसिया गांव में हुआ था। पिता का व्यवसाय क्या था, पिता क्या करते थे, खेती करते थे क्या, नहीं सर। तो क्या करते थे पिता, पिता करते थे बागवानी। बागवानी में काम करते थे, किसमें काम करते थे, बागवानी में। पिता का व्यवसाय था बागवानी की देखरेख करना, बागवानी में काम करना, और चर्च में पादरी के रूप में भी उन्होंने पद ग्रहण कर रखा था। तो ये पिता का क्या था, व्यवसाय था।
और प्रयोग प्रयोग हेतु ये क्वेश्चन आईसीआर में लगातार 3 साल रेगुलर पूछा गया है, लगातार 2 या 3 बार पूछा गया है। आप गत वर्ष का पेपर देखो, उससे गत वर्ष का पेपर देखो। आईसीआर के अंदर अब मैं बात करूं, आईसीआर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेंडल ने जो पादप का चुनाव किया था वो पादप का क्या नाम था, उस पादप का नाम पूछा था। और उसने ऑप्शन में दिया था एक तो जंगली मटर, ऑप्शन में ऐसे डायरेक्ट दिया था जंगली मटर, दूसरा ऑप्शन दिया था उन्होंने उद्यानिकी मटर, तीसरा ऑप्शन दिया था उसने चना, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया था अरहर। तो अब देखो इसमें कई लोगों ने क्या कर लिया, दिमाग नहीं लगाया, मटर जहां पे शब्द आ रहा है तो मटर के चक्कर में उन्होंने पहला ऑप्शन ही वो टिक करके आ गए, जबकि इसका राइट आंसर होगा गार्डन पी, पाइसम सेटाइवम। क्या होगा, पाइसम सेटाइवम। और इसका उद्यानिकी मटर क्या होगा, आंसर होगा, ध्यान रखना उद्यानिकी मटर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है आईसीआर के अंदर, आईसीआर 2017 और 2018 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है जेट में, आईसीआर में, बीएचयू में, जिस सेंटेंस से, जिस शब्द से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इस यहां से कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया है। मटर में प्रयोग के लिए लक्षण चुनेंगे। मटर में प्रयोग के लिए मेंडल ने क्या किया था कि उस मटर ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो पाइसम सेटाइमम पर किया था। और उसने 34 जोड़ी विप्रासी लक्षणों वाले प्लांट्स पर, यानी कि कितने जोड़ी मटर में प्रयोग के लिए जो लक्षण चुने वो कितने जोड़ी थे, 34 जोड़ी थे। कितने जोड़ी थे, 34 जोड़ी थे। और मटर में लक्षणों पर प्रयोग किए 34 जोड़ी, और लक्षणों पर प्रयोग किए, चुने तो थे, चुने यानी कि सिलेक्शन करने का काम 34 जोड़ी पर, यानी कि उन्होंने चुने कितने थे, 34 जोड़ी, लेकिन प्रयोग के लिए चुने गए मटर के लक्षणों पर प्रयोग के लिए। और प्रयोग कितने लक्षणों पर किया, 7 जोड़ी लक्षणों पर किया, 7 जोड़ी लक्षणों पर, यानी कि 7 जोड़ी पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, जो अपन टेबल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि 34, यानी कि कहने का लक्षण चुने गए 34 जोड़ी, लेकिन प्रयोग कितने पे किया गया, 7 जोड़ी पे प्रयोग किया गया। कितने जोड़ी पे प्रयोग किया गया, 7 जोड़ी पे प्रयोग किया गया। और प्रयोग काल था, एक्सपेरिमेंट का जो काल था वो था 1856 से 1864, यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग काल था, एक्सपेरिमेंटल टाइम था मेंडल का, उस टाइम का आपको मैं बता देता हूं 1856 से 1864 के अंतर्गत, यानी कि 1856 से 1864 के मध्य उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। क्या किया था, प्रयोग किया था। फिर सर वो निष्कर्ष कब प्रस्तुत किया था, निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे उन्होंने 1865 के अंदर। जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे वो कब किए थे, 1865 में। यानी कि उनका जो प्रयोग काल था, यानी कि प्रयोग काल के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, प्रयोग काल के बारे में बात करें तो प्रयोग काल था 1856 से 1864 के अंदर, 1856 से 1864 के अंदर। और निष्कर्ष जो प्रस्तुत किए थे, निष्कर्ष प्रस्तुत करने का काम है 1865 में। कब है, 1865 के अंदर। तो आपको मेंडल की जीवनी के बारे में बताया मैंने, पादप कौन सा चुना, लक्षण कितने चुने, कितने लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किए, प्रयोग काल कौन था, निष्कर्ष कैसे प्रस्तुत हुए 1865 के अंदर। इसके बाद में मैं बात करूं तो आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे कि जो आगे स्लाइड पर बात वही जीवनी के बारे में बात चल रही है। और उसमें देखो निष्कर्ष का शीर्ष यानी कि शीर्षक क्या था, जो निष्कर्ष प्रस्तुत किया उसका क्या शीर्षक था, तो आपको पता है उसका जो शीर्षक था पादप संकरण के प्रयोग। याद रखना क्या है उसका शीर्षक। अब देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, उस प्रयोग का निष्कर्ष का क्या शीर्षक था, यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उस प्रयोग के निष्कर्ष था उसके शीर्षक क्या था। तो वो जो शीर्षक था वो था प्लांट संकरण के प्रयोग, प्लांट हाइब्रिड के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पादप संकरण के प्रयोग याद रखना। ये भी क्वेश्चन मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया है और डबल स्टार लगा दिया है, मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
निष्कर्ष प्रकाशित हुए और निष्कर्ष जो प्रस्तुत हुए थे वो हुए थे 1866 के अंदर। कब हुए थे? 1866 के अंदर प्रस्तुत हुए थे। और प्रस्तुत होने के यानी कि शीर्षक तो था पादप संकरण में प्रयोग, और प्रस्तुत जो प्रकाशित हुए थे 1866 के अंदर प्रकाशित हुए थे। और प्रकाशित होने के बाद में उनकी जो मृत्यु हो गई, वो मृत्यु हुई 6 जनवरी 1884 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे प्यारे लाडलो, उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया, लेकिन उस समय क्या हुआ, कई ऐसे फेमस वैज्ञानिक थे, जाति की उत्पत्ति जैसे कि मैं बात करूं तो ऐसे कई फेमस वैज्ञानिक थे, उनका समय काल था वो। जब 1866 के बारे में बात करें तो उस समय कई फेमस वैज्ञानिक थे और फेमस किताबें आई हुई थी, तो मेंडल के प्रयोगों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने तो निष्कर्ष दे दिया, निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि किडनी में अटैक आ गया। किस में अटैक आ गया? वृक्षशोध, यानी कि चिरकालिक वृक्षशोध जो हो गया, एक प्रकार से अटैक ही मान लो, वो अटैक आ गया, चिरकालिक वृक्षशोध जिसको बोलते हैं। और वो अटैक कब आया? 6 जनवरी। कब आया था वो? 6 जनवरी 1884 के अंदर, ध्यान रखना। तो मेंडल की मृत्यु, जन्म कब हुआ था? 1822 के अंदर, 22 जुलाई 1822 के अंदर। मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1884 के अंदर। और मृत्यु का कारण था किडनी में अटैक आ गया, यानी कि चिरकालिक वृक्षशोध। वृक्क को क्या बोलते? किडनी शोध। किडनी की कोई बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से उसको क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। अब बेचारे मेंडल उस समय निष्कर्ष 1866 में प्रस्तुत कर गए, लेकिन अब उनको उस समय क्या हुआ कि कोई ऐसे फेमस वैज्ञानिक चल रहे थे, कई फेमस वैज्ञानिक, तो मेंडल के नियमों पर किसी का ध्यान नहीं गया। मतलब कि वो साइकिल के माध्यम से लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए वो पेपर नीचे डाल के जाते थे, लोगों को देते थे, लेकिन वो क्या थे, उनमें रीजन ये था क्योंकि सांख्यिकी पर आधारित थे, सारे स्टैटिकल डाटा थे, सारे सांख्यिकी पर आधारित थे, क्रॉस थे, तो लोगों को ध्यान को आकर्षित करने में असमर्थ हुए मेंडल, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फिर बाद में उनकी दशा चमक गई। कोई ऐसे पुण्य काम करने वाले वैज्ञानिक आ गए जो इन पर ध्यान दे दिए, ध्यान देने का काम कर लिए, और पुनः खोजकर्ता के रूप में 3 वैज्ञानिक उभर के आए मेरे प्यारे लाडलो। और इन 3 वैज्ञानिकों के बारे में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बॉक्स के अंदर डाल रहा हूं इनको, यानी कि बॉक्स में डालने का मतलब है कि इनके बारे में वो पूछा जाता है कि मेंडल के पुनः प्रयोगों को खोज करने वाले, पुनः जो खोजकर्ता वैज्ञानिक थे, मेंडल के प्रयोगों के बारे में पुनः खोज किसने की थी, उन वैज्ञानिकों का नाम जरूर पूछा जाता है। एक तो वैज्ञानिक नाम है कोल कोरेंस। क्या नाम है? कोल कोरेंस। एक क्या नाम है? कोल कोरेंस नाम है, जो कहां के हैं? जर्मनी के हैं। कहां के हैं? जर्मनी के हैं। जर्मनी के वैज्ञानिक है कोल कोरेंस। और एक जो वैज्ञानिक है हुमेगो डी ब्रिज। दूसरा वैज्ञानिक कौन सा है? हुमेगो डी ब्रिज। और हुमेगो डी ब्रिज कहां के वैज्ञानिक है? हॉलैंड के हैं। कहां के हैं? हॉलैंड के हैं। और एक है इरिक वान शेरमक। तीसरा वैज्ञानिक कौन सा है? इरिक वान शेरमक। तीसरा वैज्ञानिक कौन सा है? इरिक वान शेरमक। और ये इरिक वान शेरमक कहां का है? ऑस्ट्रिया का है। कहां का है? जहां मेंडल का जिस देश में जन्म हुआ था, उस देश का ही एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? इरिक वान शेरमक। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? इरिक वान शेरमक। तो तीनों वैज्ञानिकों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका मैंने आपको बताया लाडलो। मैंने बताया कि पुनः खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन कौन थे। एक तो थे कोल कोरेंस, जो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। एक थे हुमेगो डी ब्रिज और एक थे इरिक वान शेरमक। तीनों वैज्ञानिकों के बारे में मैंने बात की है। तो इस तरीके से मेंडल के परिचय के बारे में और पुनः खोजकर्ता के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। अब ये सारी चीजें आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां से जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाते हैं डायरेक्ट एक बेसिक चीजें पूछी जाती है जेट आईसीआर बीएचयू में। डायरेक्ट आप 5 साल के पेपर उठा के देखो, ज्यादा गहरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस क्वेश्चन को घुमा देते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं यहां से ही पूछे जाते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मेंडल के द्वारा मटर के पादों पर चुने गए लक्षणों के बारे में बात करेंगे। चुने गए जो लक्षण थे उसके बारे में। एक तरफ मैंने स्लाइड के अंदर मटर का प्लांट लिया है,
एक तरफ क्या लिया है, मटर का प्लांट लिया है, और उसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लक्षणों के बारे में बात करेंगे, पादप की लंबाई के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पादप की लंबाई में। देखो, एक तरफ मैं प्लांट के माध्यम से बताऊंगा आपको कि ये जो पादप की लंबाई है, ये देखो, ये पादप की क्या है, लंबाई है। इस पादप की लंबाई के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, लंबाई के बारे में। मेंडल ने पहला जो प्रयोग किया था, पहला जो प्रयोग द्वारा चुने गए जो लक्षण थे, लक्षण में पहला जो लक्षण था वो था पादप की लंबाई। वो क्या था, पादप की लंबाई। प्रभावी जो प्लांट है, प्रभावी प्लांट, जो प्रभावी प्लांट है मतलब अच्छा प्लांट, प्रभावी का मतलब अच्छा लक्षणों वाले प्लांट जो है उसको प्रभावी प्लांट कहा जाता है। और उस वो क्या दिखाई दे रहा है, लंबेपन, यानी कि वो दिखाई दे रहा है लंबेपन में, लंबा दिखाई दे रहा है। प्रभावी लक्षण के अंदर क्या आएगा, लंबा आएगा। क्या आएगा, लंबा। यदि पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो यदि वो लंबा है, टैल, जैसे कि कैपिटल टी, ये लंबापन दर्शा रहा है। क्या दर्शा देगा, लंबापन। ये जीन क्या दर्शा रहे, लंबेपन को, यानी कि ये प्रभावी डोमिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रभावी लक्षण है। क्या है, प्रभावी लक्षण। दूसरा सर अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण उन्होंने बताया कि अप्रभावी लक्षण यदि पौधा बोना होगा, यानी कि पौधे की हाइट यदि इतनी न होकर पौधे की हाइट इतनी होगी, यानी कि बोना होगा, तो वो जो लक्षण होगा मेंडल के अनुसार वो होगा अप्रभावी लक्षण। कैसा होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। कौन सा होगा, अप्रभावी। तो मेरे लाडलो ध्यान देना, 7 विपर्यासी जोड़ी, यानी कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। सर 7 जोड़ी कहां, 7 दिखाई दे रहे हैं। जोड़ी क्यों, एक प्रभावी लिया है और एक अप्रभावी लिया है, एक प्रभावी लिया है और एक क्या लिया है, अप्रभावी। तो 7 जोड़ी हुआ कि नहीं हुआ। पहला, प्लांट की लंबाई, पादप की लंबाई देखनी है। एक लंबा है प्रभावी में, अप्रभावी में एक क्या है, बोना है। इसी प्रकार इसको अपन क्लीन कर देते हैं। ये वाला समझ में आ गया आपको, पादप की लंबाई लेगी। पहले मटर के द्वारा, पादप मेंडल के द्वारा जो मटर के पादप चुने गए थे उसमें पहली जो ली गई थी वो ली गई थी पादप की लंबाई। ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरी बात के बारे में बात करें, अब लंबाई के बारे में बात हो गई। सर दूसरी जो बात होगी, वो जो दूसरी बात होगी वो होगी फली की स्थिति। अब देखो, फली की स्थिति। अब इस फली की स्थिति को समझो, कक्षत और शीर्षत क्या होता है, यानी कि शीर्ष तो यहां होगा, प्लांट का ऊपर वाला टॉप, ऊपर वाला भाग, एपिकल जो बड, एपिकल जो बनता है जहां पर ऊपर ही ऊपर एपिकल बड का निर्माण होता है, ऊपर ही ऊपर, इसको कहते हैं शीर्षत। और यदि फली लग रही है आपके बीच के अंदर, फली कहां पे लग रही है, बीच के अंदर, यहां पे प्लांट के इसमें, तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे कक्षत। कक्ष के अंदर लग रही है, किसमें लग रही है, कक्ष में। तो उन्होंने बताया कि जो फली की स्थिति है, फली की स्थिति लगने की स्थिति है, उन्होंने भी एक लक्षण देखा कि प्रभावी कौन सा है और अप्रभावी कौन सा है। यानी कि फली की स्थिति, यानी कि फली की स्थिति के बारे में, पोड की स्थिति के बारे में देखे। प्रभावी लक्षण वो होगा जो कक्षक में फली लग रही है, यहां फूल लग रहा है और इस कक्षक में फली का निर्माण हो रहा है लाडलो, तो उसे कहेंगे प्रभावी लक्षण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रभावी लक्षण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, प्रभावी लक्षण कहेंगे। यदि यही फली आपके कक्षत में लय नकर ऊपर लग रही है, टॉप पे लग रही है, तो ऐसे लक्षण को क्या कहेंगे, अप्रभावी। और इसको कहते हैं शीर्ष, यानी कि ऊपर लग रही है तो सिर के ऊपर, जैसे कि ये है, ये आप सिर हैं और इस सिर के ऊपर लग रही है यहां पे फली, तो ये अप्रभावी लक्षण हो गया। क्या हो गया, अप्रभावी। ये लग गई, ये अप्रभावी, ये क्या है, फली है, और ये लग गई तो ये है अप्रभावी लक्षण। यदि बीच के अंदर लग रही है, मीडियम बीच के अंदर, उसे कहेंगे कक्षत। ये बीच में लग रही है तो इसे कहेंगे कक्षत। तो ये कौन सा लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। कौन सा लक्षण हो गया, प्रभावी। समझ में आ गया। अपना सिर देखना, शीर्षक देखना, यानी कि सिर पर लगी कोई फली लग रही है तो वो अप्रभावी लक्षण हो गया। यदि बीच में लग रही है तो वो कौन सा लक्षण हो गया, कक्षत हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। फली की आकृति के बारे में बात करें। सर आकृति से क्या मतलब है, शेप, कि फली इस तरीके की है, किस तरीके से फूली हुई है या पिचकी हुई है। फली की आकृति के बारे में, एक तो बिल्कुल फूली हुई दिखाई देगी आपको, जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन ज्यादा होंगे, बीज ज्यादा होंगे, मटर के बीज ज्यादा होंगे, जो फूली हुई अवस्था में होगी, और एक पिचकी हुई अवस्था में होगी। ऐसी डायग्राम के आपको अच्छे से दिखाई दे, ऐसी पिचकी हुई अवस्था में होगी। यदि फूली हुई अवस्था में है, याद रखना, फली की आकृति यदि हम बात करें तो फली की आकृति यदि फूली हुई अवस्था में है, लाडलो में क्या कह रहा हूं
यदि फली जो है, मटर की फली फूली हुई अवस्था में है तो वो डोमिनेंट प्रभावी लक्षण है। और यदि अप्रभावी के अंतर्गत आए, यदि मटर की फली पिचकी हुई यानी कि पिचकी हुई है तो वो अप्रभावी लक्षण के अंतर्गत आता है। तो तीसरा लक्षण मैंने यहां पे मटर का प्लांट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, और इधर अपने क्या चल रहे हैं, लक्षण चल रहे हैं। तो एक को टेबल फॉर्म के माध्यम से आपको मटर का प्लांट लेकर अच्छे से समझाने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद में फली का रंग, उसके बाद में अपन किसके बारे में बात करेंगे, फली के रंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फली के रंग के बारे में। यदि प्रभावी लक्षण में फली हरी है, हरी का मतलब जैसे ग्रीन कलर की, देखो इस यहां पे ग्रीन कलर की बताता हूं, यदि ऐसे ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर की है, तो हरी अवस्था में यदि आपको दिखाई दे रही है तो फली का रंग यदि हरा है तो उसका जो लक्षण है वो प्रभावी है, अच्छा लक्षण है। मटर की फली का क्या है, अच्छा लक्षण। यदि फली का रंग मैं यहां पे बना के बता रहा हूं, यदि फली येलो कलर की, पीले कलर की, ऐसे यदि पीले कलर की है डियर स्टूडेंट, पीले कलर की, तो वो जो है वो क्या है, अप्रभावी लक्षण है। क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो चौथा लक्षण विपर्यासी लक्षण के बारे में बात किए। मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों के बारे में बात की, 7 जोड़ी। पहले पादप की लंबाई, दूसरी फली की स्थिति, तीसरी फली की आकृति, और चौथा जो लक्षण है फली का रंग। रंग भी मैंने बताया, हरा कलर होगा प्रभावी लक्षण, अच्छा लक्षण होगा। फली का थोड़ा पीला हला कलर होगा, अप्रभावी लक्षण होगा, वो फली अच्छी नहीं है, उस फली से अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उसमें बीज भी अच्छे से नहीं मिलेंगे। तो ये प्रकार से क्या है, अप्रभावी लक्षण है। दूसरा मैं बात करूं, 5वें लक्षण के बारे में बात करें तो बीज की आकृति। बीज की आकृति के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, आकृति के बारे में। यानी कि आकृति, एक तो बीज जो होता है ना, इसमें फली से क्या निकलते हैं, मटर के दाने निकलते हैं ऐसे। यदि बिल्कुल गोल है, हरे कलर का गोल, ध्यान रखना, ऐसे मैं बना के बता रहा हूं, यहां पे देखो ऐसे हरे हरे कलर का बिल्कुल गोल आकृति है, यानी कि कहने का मतलब ऐसे। तो वो जो लक्षण है वो कौन सा है, प्रभावी लक्षण है। कैसा लक्षण है वो, प्रभावी लक्षण। और यदि फली का आकृति वो झुर्रीदार है, कैसे झुर्रीदार, ऐसे झुर्रीदार, ऐसे झुर्रीदार है, यानी कि घुमा हुआ झुर्रीदार, तो वो जो लक्षण है वो कौन सा हुआ, अप्रभावी लक्षण हुआ। कौन सा लक्षण हुआ, वो अप्रभावी लक्षण हुआ। तो पादप की लंबाई बता दी, फली की स्थिति बता दी, फली की आकृति बता दी, फली का रंग बता दिया, बीज की आकृति मैंने बता दी। गोल होगा वो प्रभावी होगा, और अप्रभावी कौन सा होगा, झुर्रीदार। कौन सा होगा, झुर्रीदार। इसके बाद में इसकी जो बीज चोल होती है, जहां पर सीड होता है ना, ऐसे बीज चोल, ऊपर बीज चोल सी लगी होती है, एक कपड़ा, सीड का कपड़ा मान लीजिए। सीड पर जब मटर देखो तो ऊपर छिलका उतारते हो ना, उसको कहते हैं बीज चोल, यानी कि सीड का कपड़ा, ऊपर वाला कपड़ा, आवरण। उस बीज चोल का रंग धूसर ग्रे, तो धूसर ग्रे है, यानी कि ग्रे कलर का। जैसे कि मैं बात करूं, धूसर ग्रे कलर का है, तो धूसर ग्रे कलर का जो है वो जो होगा, इस बीज कलर का धूसर ग्रे कलर है, तो वो जो होगा वो कौन सा लक्षण है, प्रभावी लक्षण। और यदि पीला है, कौन सा है, पीला है, तो वो कौन सा होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। कौन सा लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण होगा। और लास्ट 7वां विपर्यासी लक्षण के बारे में बात करें, बीज पत्र का रंग या पुष्प का रंग। अपन किसके बारे में बात करेंगे, बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग। यदि पुष्प का रंग पीला या बैगनी है, ध्यान रखना, पीला या बैगनी है, ये पुष्प है अपना, देखो पीला या बैगनी, ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसको आराम से क्लीन करता हूं और फिर उसके बाद में आपको बता देता हूं। देखो ये देखो बैगनी कलर का, आपको पिंक कलर का, गुलाबी कलर का दिखाई दे रहा है यहां पे। ये देखो यहां पे इस तरीके का। तो वो जो पीला या बैगनी कलर का, यानी हम बात करें तो इसको इस तरीके से समझो, यानी कि पुष्प का रंग यदि अपन बात करें तो ऐसा है, पीला या बैगनी, तो वो कौन सा हो गया लक्षण, प्रभावी लक्षण हो गया। यदि सफेद कलर का है, व्हाइट कलर का, कैसे कलर का, व्हाइट कलर का, देखो ऐसे व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर का क्या हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बता दिया है, मेंडल के द्वारा मटर के पादप पर चुने गए लक्षणों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसमें कौन कौन से लक्षण बताए, एक तो मैंने बता दी पादप की लंबाई, एक बता दी फली की स्थिति, एक बता दी फली की आकृति, एक बता दी फली का रंग, एक बता दिया बीज चोल का रंग, बीज की आकृति, बीज चोल का रंग और बीज पत्र या पुष्प का रंग। तो इस प्रकार से आज की क्लास में मैंने
एक जेनेटिक्स के बारे में मेंडल का परिचय दिया, जनरल इंट्रोडक्शन दिया, उसके जो विप्रासी लक्षण उसके बारे में बात की, और पुनः खोजकर्ता वैज्ञानिकों के बारे में बात की। आगे वाले में अपन किस तरीके से मेंडल ने प्रयोग किए थे, सफलता के क्या कारण थे, असफलता के क्या कारण थे, मेंडल के प्रयोग कौन कौन से थे, मोनोहाइब्रिड कौन सा होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, और मेंडल के नियमों के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में अपन जेनेटिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं आई होप कि मुझे अच्छा लगा होगा कि आज का जो वीडियो जो मैंने बताया, जो आपको मैंने टॉपिक बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। समझ में क्यों आया होगा, रीजन मैं बता देता हूं। नोट्स के अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड तैयार की गई है। जब नोट्स के अकॉर्डिंग स्लाइड तैयार की गई है, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने उसको डायग्राम के माध्यम से बता दिया, वही नोट्स आपके पास रहेंगे, वही सारी चीज आपके पास मैं पढ़ा रहा हूं वो रहेंगे। यानी कि आपके जितने भी डाउट होते हैं, जो आप क्या कहते हैं, पुराने किसी टीचर के नोट्स होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डाउट होते हैं, लेकिन इसमें डाउट नहीं होगा। एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया, कलर के माध्यम से बता दिया। तो मैं आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो नोट्स हमने दिए हैं वो नोट्स निकाल लीजिए और ये वीडियो निकाल लीजिए, आराम से आपको हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।